बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में इस वक्त ब्लॉक ए में, ये जो KDA पर फ्लाईओवर बना है, ग्रीन लाइन का काम यहाँ पर हो रहा है, रुका हुआ है तकरीबन, इसके पास मौजूद हूँ। और ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त मिट्टी का ढेर, ये इसलिए कि यहाँ पर सड़क किनारे निकासी का भी कुछ काम बिलाखिर हो रहा है, तो यहाँ मौजूद हैं। और इस वक्त फोकस ये नहीं है, फोकस है कराची की एक बहुत बड़ी ख़बर, जिस पर जब भी कोई डेवलपमेंट सामने आती है तो आप लोग नाराज़ होते हैं, बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं। सोशल मीडिया पर गालियाँ दी जाती हैं इस सिस्टम को, निज़ाम इंसाफ को और निज़ाम क़ानून को, और कहा जाता है कि इस सिस्टम में कुछ नहीं हो सकता। वो मामला है उज़ैर बलोच का। पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं उज़ैर बलोच एक मुकदमे में बरी, फिर खबर आती है उज़ैर बलोच 2 मुकदमात में बरी, उज़ैर बलोच 3 मज़ीद मुकदमात में बरी, और ऐसा लगता है कि हफ़्ता गुजरता है उज़ैर बलोच के 2 मुकदमात ख़त्म, महीना गुजरता है उज़ैर बलोच के 7 मुकदमात ख़त्म। तो मामला क्या है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। और अदालत जाकर इन तमाम मामलात को ख़ुद कवर करने वाले शाहिद हुसैन जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे बार बार दरख्वास्त करता हूँ कि क्योंकि शाहिद ख़बर के लिए बड़ा पेन लेते हैं, बड़ी एफ़र्ट करते हैं, तो इनका चैनल डिज़र्व्स मोर सब्सक्रिप्शन, मोर व्यूज़। तो बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। हम लोगों ने उज़ैर बलोच पर बहुत पहले एक बार बात की थी, मैंने और आपने, उस वक्त मैं लाहौर में था और ये हमने ऑनलाइन वीडियो की थी। तो मुझे ये बताइए कि ये जो है, तब आपने कहा था कि उज़ैर बलोच अभी जिन मुकदमात में बरी हो रहा है, ये वो मुकदमात हैं जिनमें कोई ख़ास दम नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, और अगर बस जलाने का इल्ज़ाम है या रिक्शा जलाने का इल्ज़ाम है तो कोई सामने नहीं आ रहा, तो इसलिए उज़ैर बलोच इन छोटे मुकदमात में बरी हो रहा है। जब बड़ी चीज़ सामने आएगी तो उज़ैर बलोच की गर्दन हम दबी हुई देखेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि वो भी शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे पहले जो छोटे मुकदमात वाला मामला है ये बताएं कि उज़ैर अब तक तकरीबन कोई 15-20 मुकदमात में तो बरी हो गया है। जी बिल्कुल तारिक साहब, एक तो बहुत शुक्रिया। जिस जगह हम खड़े हुए थे जब उज़ैर बलोच का और कुछ और सियासी जमातों का इस कराची में तूती बोलता था, तो यहाँ आज़ादी से खड़े होकर हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते थे। कई दफ़ा मीडिया के नुमाइंदों के ऊपर हमले भी हुए, यहीं करीब बोर्ड ऑफिस के पास भी काफ़ी सारे लोगों पर हमले हुए। एक सहाफ़ी जो थे वो जाँबाक भी हुए थे यहाँ पर बोर्ड ऑफिस के पास ही। ये हमारे जो कौमी इदारे हैं उनकी मुसलसल जदोजहद के बाद दहशतगर्दी कंट्रोल में हुई, और इसी तरह उज़ैर बलोच जैसे दहशतगर्द जो थे वो पकड़े गए और जेलों में हैं, कुछ को सज़ा हो चुकी है, कुछ के ट्रायल चल रहे हैं। तो उसके बाद फिर कराची में अमन हुआ, जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े होकर सुकून से बात कर रहे हैं। उज़ैर बलोच के ऊपर मेरी भी कुछ गुज़श्ता दिनों वहाँ जब जेल में पेशी हुई, उस वक्त मेरी भी बात हुई, तो वो अभी भी मज़े में, और कहता है कि अगर मेरा ट्रायल चल जाए तो उज़ैर बलोच मज़े में, उज़ैर बलोच खुद कहता है कि बिल्कुल मैं मज़े में हूँ, और अगर मेरा ये ट्रायल चल जाए, केसेस की समाअत अगर तवातुर हो जाए, यानी कि उसमें डेट तसलसल से हो, तो वो 4-6 हफ्तों में बाहर आ सकता है मुकम्मल तौर पर बरी होके। और ये उज़ैर बलोच का यकीन है, उज़ैर बलोच का खुद कहना है और उसका यकीन है कि वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, बुनियादी वजह ये है कि वो बरी क्यों हो रहा है। पहले भी मैंने आपसे गुजारिश की थी कि उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुए थे, कोई इंसिडेंट हुआ लियारी में हुआ या किसी इलाके में, एक तो ये है कि उस ऑपरेशन के दौरान या उस जब ये कराची में हाड़ा हुड़ी होती थी, दहशतगर्दी होती थी, तो कोई इंसिडेंट होता था जिस इलाके में पुलिस बग़ैर वजह मालूम किए उस वहाँ के सरगना या वहाँ के जो करता धरता होते थे उनको मुकदमात में नामज़द कर देती थी। उसके बाद फिर कुछ मुल्ज़मान बाद में किसी और केसेस में पकड़े जाते थे, फिर उनमें नामज़द कर देती थी। तो यानी कि पेपर वर्क करती थी, इन्वेस्टिगेशन सही मानों में करती नहीं थी कि ये दरअसल वाक़या किया किसने। अच्छा, उसके बाद फिर आपको याद होगा 2012 में 13 में जब बख्तरबंद गाड़ियों को वहाँ फायरिंग की जाती थी, वहाँ पुलिस एहलकार वहाँ शहीद होते रहे लियारी में, तो उस वक्त भी उसके पीछे पुलिस नहीं गई कि जब ये वक़ुआ होता था या किसी ने क्रैकर फेंका, दसी बम फेंका, उसके बाद पुलिस एहलकार जहाँ भाग हुए या बसों को आग लगाई गई, तो उसकी भी सही मानों में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उज़ैर बलोच और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए जाते थे। उज़ैर बलोच चूँकि मफरूर था, पुलिस की पहुँच से दूर था, फिर बीच में कोई अगर गैंगस्टर पकड़े जाते थे उनके खिलाफ भी शवायद नहीं आते थे, तो कई गैंगस्टर पहले ही इन मुकदमात में बरी हो चुके हैं, जिन मुकदमात में उज़ैर बलोच अब फर्दन जो है वो मुकदमात में बरी हुआ है। बुनियादी तौर पर एक तो ये है कि हमारी प्रोसिक्यूशन इंतहाई नाकिस तरीन है। अगर अब तो अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एक 164 का बयान था, मैंने एक वीडियो की थी, उस वीडियो से बड़ी खलबली मची। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आए, उन्हें वो पेपर्स चाहिए थे जो मैंने दिखाए थे एक्सक्लूसिवली। वो 164 का बयान है उज़ैर बलोच का। उस 164 के बयान के बावजूद भी उज़ैर बलोच क्यों बचता जा रहा है?
164 के बयान की अहमियत इसलिए होती है कि वो जज की मौजूदगी में होता है। एक जुडिशल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं पूरे आइनी और कानूनी जो तकाजे होते हैं उनको पूरा करने के बाद। अब अगर JIT या इंटरोगेशन रिपोर्ट होती है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। JIT या इंटरोगेशन रिपोर्ट की रोशनी में किसी मुल्ज़िम को सज़ा नहीं होती, लेकिन 164 का जो बयान है उसकी रोशनी में सज़ा ज़रूर होती है। अब पिछले कुछ दिनों से क्योंकि एक जो जज साहब ने जिन जज साहब के सामने जिनकी हदूद बनती थी उनके सामने जब बयान रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद आप मुख्तलिफ औकात में उज़ैर बलोच के स्टेटमेंट्स, और उसके बाद आप ये भी TV पे देखते होंगे कि वो फलां जज साहब जो चूँकि पेश नहीं हुए और इस वजह से उज़ैर बलोच ने कहा कि अगर जज साहब वो सच्चे होते तो आके बयान रिकॉर्ड कराते। अब जब हमने वो खोज लगाई, क्योंकि वहाँ ATC जो जेल के अंदर बनी हुई है वहाँ हर किसी का एक्सेस नहीं है, लेकिन जब हमने खोज लगाई तो कुछ 1-2 डेट्स पहले का एक हुक्मनामा अदालती मिला जिसमें लिखा हुआ है कि जिन जुडिशल मजिस्ट्रेट का उज़ैर बलोच बार बार जिक्र करता है कि वो अगर सच्चे होते तो आके बयान रिकॉर्ड कराते। मैंने दरअसल ये बयान रिकॉर्ड करवाया ही नहीं। जिस बयान में गैंगस्टर का जिक्र है, जिसमें भत्ताखोरी का जिक्र है, जिसमें कत्ल गारतगिरी का जिक्र है कराची में, वो कहता है मैंने बयान रिकॉर्ड करवाया नहीं। दरअसल वो जुडिशल मजिस्ट्रेट खुद 5 बार पेश हुए जिनके बारे में उज़ैर बलोच कहता है। अदालत के ऑर्डर में लिखा हुआ है, वो ऑर्डर की कॉपी मेरे पास मौजूद है। उसमें जो प्रोसिक्यूशन वो स्टेटमेंट ही जमा नहीं करा रही। जो स्टेटमेंट जज के और मुल्ज़िम और उसके मुद्दई के सामने पढ़ा होगा वो पढ़ रहे होंगे, जज साहब से पूछा जा रहा है। उज़ैर बलोच को जिन लोगों को सज़ा दिलवानी चाहिए वो उज़ैर बलोच को बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। बिल्कुल उसी पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूँ। बुनियादी तौर पर प्रोसिक्यूशन जो है वो सूबे की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आ रही जिस तरह एक दहशतगर्द को, एक क्रिमिनल को सज़ा दिलवाई जानी चाहिए या दी जा सकती है। तो उसमें उसी जिस तरह उज़ैर बलोच का केस क्योंकि दूसरी अदालतों में भी ज़ेर समाअत है, तो वो स्टेटमेंट कहीं दूसरी अदालत में, तो जिस जगह पर जिस अदालत में स्टेटमेंट जमा कराया जाना चाहिए था, जिसकी वजह से जुडिशल मजिस्ट्रेट चूँकि आखिरी गवाह हैं, वो अगर अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं तो उसी तनाजुर में मुल्ज़िम को सज़ा हो सकती है। मैंने पहले भी आपको एक जिक्र किया था यहाँ पर जिस तरह एक सौलत मिर्ज़ा का, कि सौलत मिर्ज़ा के ऊपर दर्जनों केसेस है। एक केस में शाहिद हामिद कत्ल केस में उसको सज़ा हुई, हर जगह से उसकी अपील डिसमिस हुई और उसको सज़ा हुई। उज़ैर बलोच के खिलाफ भी अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, प्रोसिक्यूशन ने अगर शवाहिद जमा नहीं किए, लेकिन उसके खिलाफ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि अगर वो प्रॉपर वे में अदालत में जो दस्याब शवाहिद हैं चल जाएँ तो उज़ैर बलोच के खिलाफ फांसी का फंदा तैयार है, लेकिन उसको प्रोसिक्यूशन को तगड़ा होना पड़ेगा। लोगों के समझने के लिए अगर हम अभी सबूत नहीं है हमारे पास कि फ़लानी शख्सियत, फ़लाना रहनुमा, फ़लाना हुक्मरान, फ़लाना वज़ीर, फ़लाना ओहदेदार उज़ैर बलोच को हेल्प आउट कर रहा है, तो भी हम ये कह सकते हैं कि उज़ैर बलोच को इस वक्त हेल्प आउट करने में हुक्मरान जमात के एलिमेंट्स मुलव्वस हैं। बाज़ाहिर यही लगता है कि वो उज़ैर बलोच दावा करता है कि वो अब भी पीपल्स पार्टी में, PTI ने कोशिश की थी कि मैं PTI में शामिल हो जाऊँ, मैं नहीं हुआ, इसी वजह से मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई है। मुख्तलिफ आप औकात में TV पे सुनते रहे हैं और वहाँ सहाफ़ी से वो बातचीत भी करता है, वो यही कहता है कि मैं PTI में चला जाता तो मेरे ऊपर ये केसेस ना होते। लेकिन बुनियादी तौर पर जो हमारे इदारे हैं उनके खिलाफ, उनके पास उज़ैर बलोच के खिलाफ तमाम शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन चूँकि प्रोसिक्यूशन इस्तग़ासा जो है वो सूबाई हुकूमत का इदारा है, रेंजर्स का या किसी हसास इदारे का काम नहीं है कि अदालत में उस मुल्ज़िम के खिलाफ शवाहिद भी पेश करे। हाँ, जो गवाह होंगे वो गवाह के तौर पर तो पेश हो सकते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन जो है वो सूबाई हुकूमत का काम है, तो वो बुनियादी तौर पर पेश ही नहीं हो रहा और तफ्तीशी अफसरान ने सही मानों में तफ्तीश ही नहीं की। तो हम आसान लफ्ज़ों में एक जुमले में अगर इसको समअप करें इस वाली बात को, तो प्रोसिक्यूशन सूबाई हुकूमत का काम है, तो सूबाई हुकूमत की गफलत उज़ैर बलोच की मदद कर रही है। गफलत भी कह सकते हैं, ये दानिस्ता भी कह सकते हैं। दानिस्ता इसलिए कह सकते हैं कि उज़ैर बलोच का 164 आपने जिस तरह खुद आपने बताया था वीडियो में कि उसमें उसने क्या क्या नहीं बताया। बिलावल हाउस के एतराफ़ में ज़मीनों पर कब्ज़े, घरों पर कब्ज़े, उनको किस तरह ख़रीदा, भत्ताखोरी और दहशतगर्दों की मामलत, सब के नाम लिए। अगर ये 164 उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ अगर इस ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होता, मीडिया की जीनत तो बना हुआ है, तो उसके ना सिर्फ उज़ैर बलोच को फ़ायदा होगा बल्कि जिन जिन के नाम लिए उनको भी फ़ायदा होगा। अगर उज़ैर बलोच को अदी भी मुश्किल में है, बिल्कुल वड्डा भी मुश्किल में है, नंडड़ो भी मुश्किल में है, अदबी और कई अदबी इस मुश्किल में आ सकते हैं अगर ये प्रॉपर वे में 164 का बयान जिस जज साहब ने रिकॉर्ड किया था उनका स्टेटमेंट वहाँ रिकॉर्ड होता है। तो मुझे ख़त्म करना है, मुझे एक चीज़ और बताइए कि उज़ैर बलोच पर एक तो वो मुकदमात हैं जो हम बात करते हैं ना कि छोटे मुकदमात हैं जिनमें पुलिस ने इलाके में वारदात हुई और मुलव्वस कर दिया। जो बड़े मुकदमात हैं जैसे उज़ैर बलोच ने मुल्क दुश्मन अनासिर को जो हमारे हसास इदारे हैं उनकी तंसीबात के नक्शे दिए, ये मौजूद है। हमारे हसास इदारों के अहलकारों के कत्ल में मुलव्वस है और जो उसके अपने राइवल्स थे, हरीफ थे,
उनके कत्ल करने के बाद तो उज़ैर बलोच ने उनके सरों से फुटबॉल खेली है। ये बड़े मुकदमात हैं। बिल्कुल, ये बड़े मुकदमात हैं और ये मुकदमात अभी इनका ट्रायल ख़त्म नहीं हुआ। छोटे जो पटाखे फोड़ने के मुकदमात, यानी कि जो जिनका वजूद चलते फिरते, अगर जैसे कराची में हाड़ा होड़ी हो जाती थी तो 10-12 तो ऐसी बसों को आग लाई जाती थी। उन केसेस में चूँकि पहले मुल्ज़मान बरी हो चुके हैं तो वो अल्टीमेट उसने बरी होना है, क्योंकि पुलिस ने सही मानों में इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं। लेकिन बुनियादी तौर पर जिन केसेस में सज़ा होनी है वो हसास इदारों के एहलकार हैं, वो रेंजर्स के एहलकार हैं, वो अरशद पप्पू कत्ल केस का फैसला होना है। तो बड़े केसेस में अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन बुनियादी तौर पर 164 का बयान और जो गवाहों के बयान अगर प्रॉपर वे में चलते हैं और उसके बाद फिर ये इस मुल्ज़म को सज़ा होगी। और जिस तरह हसास इदारों के और मुल्की नक्शे जो आउट करने का था, राज दूसरे इदारों को देने का था, उसमें तो मुल्ज़म को सज़ा हो चुकी है। उज़ैर बलोच को मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता है, यानी कि अब भी वो मासूम नहीं है कि उसको अगर इन केसेस में बरी होता है तो बाहर आ जाएगा, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो सबूत भी हैं लेकिन उसकी सज़ा भी हो चुकी है। उसकी अब तक अपील भी नहीं आई है बाकायदा हाई कोर्ट में। मिलिट्री कोर्ट ने उसको 12 साल सज़ा दी थी। बाकी केसेस के जब फैसले होंगे तो आप देखेंगे कि उसके लिए मेरे हिसाब से तो फांसी का फंदा तैयार है, लेकिन उसको हमारी प्रोसिक्यूशन को और अब भी तफ्तीशी जो हुकाम है उनको ठोस शवाहिद और अपना एक कौमी जज्बे के साथ अगर अदालत में पेश करेंगे तो उसको बड़ी से बड़ी सज़ा हो सकती है। तो उज़ैर बलोच की डिफेंस तो मदद कर ही रहा है, प्रोसिक्यूशन भी मदद कर रही है उज़ैर बलोच की। और उज़ैर बलोच अगर यहाँ इन अदालतों से बरी हो भी गया तो मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता है, ऐसे बाहर नहीं आएगा। लेकिन सिचुएशन इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड है। शायद हुसैन ने अपडेट किया। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।